ए देवा, ये नोटिफिकेशन बेल कभी आएगा रे बाबा? सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। हाँ करो। यहाँ आए तो पता चला कि अरे सोशल साइंस का पीरियड है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। भाई मोनिका मैम। क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा ला। हेरा फेरी वाला राजू तो आपसे पैसे ज़रूर मांगेगा, लेकिन मोनिका मैम के साथ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। बिल्कुल, और मोनिका मैम है तो सब कुछ इजी है। सोशल साइंस तो बिल्कुल ही इजी हो जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हेरा फेरी करते करते हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मज़े करते करते बीच बीच में हेरा फेरी का थोड़ा ट्विस्ट दूंगी मैं। आई नो यू ऑल लाइक दिस मूवी वेरी वेरी मच। मेरी भी ये वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ है। तो अब ज़रूरी थोड़ा ना कि हर टाइम पढ़ाई करते रहेंगे तो बीच में हम कुछ फ़न डायलॉग्स एक्सचेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों? बिल्कुल। आपको थोड़ी थोड़ी मेरी मिमिक्री भी बीच बीच में दिखेगी तो आई थिंक आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। बीच में थोड़े थोड़े ग्लिम्स दूंगी मैं आपको राजू के, बाबू भैया के, ठीक है? चलो। तो ये है एक आपकी फ्रांसीसी क्रांति से एक पिक्चर है बेटा, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति का जो एस्टेट्स का समाज था वो बना हुआ है। देख सकते हैं आप, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, ठीक है, तृतीय एस्टेट, और इन सब में जो सदस्य थे उनके नाम, ठीक है। अब इस चित्र को देखकर अच्छे से देख लो, एक बारी नज़र डाल लो, ठीक है ना? ए देवा, बिल्कुल चीटिंग नहीं करने का, हाँ? अच्छे से नज़र डाल लो इस पे, क्योंकि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस चित्र पे बेस्ड हैं। ओके, इस फ्लो डायग्राम पे। सो लेट्स गो, देखते हैं। और बहुत इजी है, जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित 1 से 7 नंबर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, नंबर 1, फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? अब वापस जाऊँ क्या कि अब पता है आपको? 1, 2 या 3? बिल्कुल सही, 3, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, माइंड में बोल लो एक बारी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम स्टेट में कौन लोग थे? पादरी थे, कुलीन थे या किसान थे? याद है आपको? प्रथम, प से याद रखना है, प। मैं आपको ट्रिक्स भी बता रही हूँ बीच में। प्रथम से याद रखो, प और प, पादरी, ठीक है। सो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग थे। आगे चलते हैं। ए राजू, ध्यान दो, बराबर ध्यान दो यहाँ पे। चलो आगे। कुलीन वर्ग कौन से स्टेट में थे? प्रथम में थे, द्वितीय में थे या तृतीय में थे? अब प्रथम में पादरी हो गए तो कौन बचे द्वितीय में? कुलीन बचे ना, कुलीन थे द्वितीय में, क्योंकि तृतीय में हमें पता है कि कुलीन वर्ग नहीं थे, मजदूर वगैरह थे, व्यवसायिक वर्ग थे, वकील थे, ठीक है। फोर्थ, क्या तृतीय स्टेट में सभी लोग गरीब थे? 25 दिन में पैसा डबल नहीं हुआ रे उनका। हाँ, तो तृतीय स्टेट में सभी लोग गरीब नहीं थे, क्योंकि यहाँ आप चित्र में वापस आ रही हूँ मैं, ऊपर देखो स्टेट्स का समाज का क्या लिखा है। ध्यान दे कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग धनी हैं तो कुछ निर्धन भी हैं, क्योंकि ये देखिए आप, तृतीय स्टेट के भी 3 पार्ट्स हैं, है ना? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, उनके नीचे किसान और कारीगर, और उनसे भी कम ओहदे के और दर्जे के जो लोग थे वो थे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। याद रखोगे ना? हाँ, ठीक है। मैं फिर से पूछूंगा रे, बार बार पूछूंगा। ओके। आगे चलते हैं, मुझे बहुत पसंद है, देखो मैं बीच बीच में बहुत बोलूँगी। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन तृतीय स्टेट का हिस्सा थे? तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे सामने, भूमिहीन मजदूर और बड़े व्यवसायी। और अभी अभी हमने देखा तृतीय स्टेट में ये दोनों ही आते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? घ ऑप्शन होना चाहिए, ख और ग दोनों। तो आपका सही उत्तर है ख और ग दोनों, ठीक है। चलिए, फ्रांस में जन्म से विशेष अधिकार किन स्टेट्स को प्राप्त था? तो जो जन्म से विशेष अधिकार मिले थे वो किन को मिले थे? प्रथम, द्वितीय, दोनों में से किसको? बिल्कुल सही, किसी ने कहा दोनों, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। प्रथम और द्वितीय दोनों को ही जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में कर चुकाने का भार कौन से स्टेट पर था? कर मतलब टैक्स, तो टैक्स चुकाने का भार सबसे ज़्यादा किस पे था? इन दोनों को तो मज़े थे पहले ही, प्रथम और द्वितीय को, तो तीसरा ही होगा, तृतीय बेचारा, उसी को कर चुकाना पड़ता था सबसे ज़्यादा। सो सैड। आगे चलते हैं।
14 जुलाई 1789 को फ्रांस के लोगों ने कौन से जेल पर आक्रमण किया था? याद है, किला था वो एक जिसमें कैदी को छुड़ाया था, जिसमें से कैदी को छुड़ाया था इन्होंने, तो कैदियों को। तो पेरिस का किला था? नहीं। वर्साई का किला था? नाम था बास्तील का किला। ओके, तो बास्तील के किला जो था वो एक जेल था और उस पे आक्रमण या उस पे धावा कब बोला था लोगों ने? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, चलो अब ये क्या लिखा है? ए राजू, मेरा चश्मा कहाँ गया? मेरे को दिख नहीं रहा है। नंबर 9। ओके, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? अब फ्रांस का राजा उस समय कौन था? कितनी बारी लिख चुकी हूँ मैं, लुई 16, है ना। नेपोलियन नहीं था, नेपोलियन बाद में आया था फ्रांसीसी क्रांति के। रॉबेस्पियर भी बाद में आए थे। ठीक है, तो लुई 16 फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। ठीक है, आगे। लुई 16 को कौन से जुर्म के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो ऐसा कौन सा जुर्म था वो? क्या एक वर्ड यूज करा गया था कि इस बिना पर उसको फांसी की सजा दी जा रही है? लोगों को जेल डालने के लिए? नहीं। कर बढ़ाने के लिए? नहीं। पूरा एक उसके ऊपर एक जो लगाया गया था जुर्म वो था देशद्रोही होने का। ठीक है, देश के साथ गद्दारी करने का, क्योंकि देश के लोगों के साथ उन्होंने सही नहीं किया था, चाहे वो ये हो या ये हो, तो दोनों को मिलाकर बन जाता है देशद्रोह का इल्ज़ाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? डेट बतानी है आपने। ये नहीं थी 1804। ठीक है, आपको याद रखना है 1804। ओके, आगे चलते हैं। तीसरे स्टेट के सदस्य वर्साई के टेनिस कोर्ट में मिले और खुद को डैश घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया उन्होंने? खुद को सरकार घोषित किया? नहीं। नेशनल असेंबली घोषित किया, हो सकता है, या स्टेट जनरल तो पहले से थी जिसमें तीनों स्टेट की मीटिंग होती थी, है ना। नेशनल असेंबली घोषित किया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ख है उत्तर हमारा, ख। जब वो टेनिस कोर्ट में मिले तीसरे स्टेट तो उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था। चलिए आगे। 13th, रूसो ने, दार्शनिक का नाम है ये। ठीक है, रूसो ने अपनी कौन सी किताब में एक व्यक्ति एक वोट विचार के बारे में लिखा था? तो इस बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने यहीं पे बोला था कि एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए। ठीक है ना, याद है ना आपको, जब तृतीय स्टेट अपनी इस बात के लिए राजा से मांग कर रहे थे कि तीनों स्टेट के सभी लोगों को, सभी सदस्यों को एक एक वोट मिलना चाहिए, तो ये जो बात थी रूसो ने अपने किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी। आपको ये नाम याद करना है। बुक का जो ये नाम है ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है बेटा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी की, आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, लुई 16वां कौन से राजवंश का था? ठीक है, ऑटोमन या बूरबों? हमने जब फ्रांस की क्रांति शुरू करा था पढ़ना तो हमने सबसे पहली चीज़ ये पढ़ी थी, बूरबा वंश के राजा, तो बूरबों। ठीक है, ऑटोमन तो टर्क्स थे, तुर्की। ठीक है ना, याद रखना है इसको। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य सिद्धांत क्या थे? ठीक है, किन प्रिंसिपल्स पर ये क्रांति की गई थी और क्या इनकी जो देन थी फ्रांसीसी क्रांति की हमारी पूरे वर्ल्ड को, वो क्या थी? स्वतंत्रता, राजतंत्र, साम्राज्यवाद? नहीं, राजतंत्र तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राजा का शासन थोड़ी ना उसकी बात करी थी क्रांति ने, ना साम्राज्यवाद की करी थी, तो पहला ऑप्शन नहीं होता। सेकंड है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यस, ये लग सकता है। अभी थर्ड वाला देख लेते हैं। स्वतंत्रता, असमानता, अलोकतांत्रिक। जहाँ पे असमानता, अलोकतांत्रिक की बात आ गई वो तो हो ही नहीं सकता पॉइंट, तो हमारा जो उत्तर होगा वो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, एंड भाईचारा, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। स्वतंत्रता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, इन इंग्लिश। आगे चलते हैं। जैकोबिन राजनीतिक क्लब का मुख्य नेता कौन था? जैकोबिन राजनीतिक क्लब का मुख्य नेता, जैकोबिन से मैंने आपको याद दिलाया था, एक नाम हमेशा याद रखना है हमने, रॉबेस्पियर। ठीक है, जैकोबिन से हमें नाम याद रखना है, रॉबेस्पियर। नेक्स्ट, फ्रांस में कौन से काल को आतंक का काल कहा जाता है? क नहीं है, ख नहीं है, राइट आंसर इज 1793 से 94। ठीक है, आतंक का काल, जब रॉबेस्पियर इस समय में उसने सत्ता पूरी अपने हाथों में ले ली थी, याद है, जो भी कुछ बोलता था जैकोबिन्स के खिलाफ, उनको
क्या किया जाता था, उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, ठीक है। और वो एक मशीन पे किया जाता था, उसका नाम अभी आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। देखो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने का कारण था? सारे कारण पढ़ते हैं। तृतीय स्टेट पर कर का भार, ये तो एक बहुत बड़ा कारण था। लुई 16 की शासन व्यवस्था जो बहुत ही कमज़ोर थी और लोग उससे खुश नहीं थे, और फ्रांस में चल रही आर्थिक मंदी। तो ये सभी कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। तो उपरोक्त सभी, उपरोक्त मतलब ऊपर दिए गए, तो ये ऊपर दिए गए सारे कारण। बेटे मैं ये वर्ड्स क्यों समझा रही हूँ आपको साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि आपके एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, क्वेश्चंस में आपको उस समय में ना दिक्कत हो, इसलिए मैं भी समझा रही हूँ आपको, ठीक है। जब भी कभी ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, उपरोक्त सभी लिखा होता है या इनमें से कोई नहीं लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए उपरोक्त सभी मतलब ये ऊपर के सारे ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और आपको अगर लगता है ये तीनों ऑप्शन है तो हमेशा ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे कि ऊपर दिए गए सभी, ठीक है। चलिए जल्दी से ख़त्म होने वाले हैं, थोड़े से रह गए। नेक्स्ट है मार्सिले क्या है, ठीक है। क्या ये रूस का राष्ट्रगान है? नहीं, ये फ्रांस का राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है, या ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडे को तो हम यूनियन जैक बोलते हैं, आपने शायद सुना हो या मैंने कभी बताया हो, यूनियन जैक बोलते हैं। तो ये है फ्रांस का राष्ट्रीय गीत मार्सिले, और ये मार्सिले भी इसलिए है नाम क्योंकि एक जगह भी है वहाँ पे फ्रांस में इसी नाम से, ठीक है ना। और जो फ्रांस के सेनानी थे वो इस समय में जब फ्रांसीसी क्रांति थी तो वो मार्सिले से पेरिस की तरफ मार्च करते हुए निकले थे, ये वाला राष्ट्रीय गीत गाते गाते, इसलिए मतलब ये वाला गीत गाते गाते, ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सके, राइट। तभी इसका नाम पड़ गया मार्सिले। तो इनमें से कौन सा एक धार्मिक कर था, ठीक है। टाइल जो कर था बेटा, डायरेक्ट लैंड टैक्स होता था, जो किसान पेजेंट्स जो होते थे ना उनको देना पड़ता था। किसको? स्टेट को, राजा को, ठीक है। डायरेक्टली उनको देना पड़ता था कि जब उनके पास अपनी लैंड होती थी उसका कर देना उनको, ठीक है। टाइद ऐसा कर होता था बेटा जो कि एक धार्मिक कर था, जो कि चर्च पेजेंट्स पे लगाता था, ठीक है, किसानों पर लगाता था, ठीक है। तो हमारा जो धार्मिक कर है वो फिर हुआ टाइद, ठीक है। सामान्य कर तो कॉमन कर जो सबको पे करना पड़ता था, ठीक है ना, एक्सेप्ट जो पहले और दूसरे वर्ग के लोग हैं, तो तीसरे वर्गों पे ये कर आता था। लेकिन जो टाइद कर है वो एक रिलीजियस टैक्स था, धार्मिक कर था, जो चर्च को किसान लोग पे करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल असेंबली ने किस वर्ष में फ्रांस के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो 1789 में तो बेटा क्रांति हुई ही थी, तो 1790 भी नहीं है, 1791, ठीक है, में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था। नेक्स्ट आता है, अब संविधान तैयार हो गया तो उस पर जो चुनने का अधिकार है वो किसको मिला? सक्रिय नागरिक का जो दर्जा है वो किसे दिया गया था? पढ़ते हैं ऑप्शंस। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष और महिलाएं, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते हों, तो सभी पुरुष को तो हक मिला नहीं था ये, ना ही महिलाओं को पहले ये दर्जा दिया गया था सक्रिय नागरिक का। सक्रिय नागरिक मतलब सक्रिय, मैंने आपको ये वर्ड समझाया था, क्रिया से याद रखना है अपने, काम, कोई काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला व्यक्ति ही टैक्स देगा। कैसे काम करने वाला? एक्टिव होगा वो नागरिक, एक्टिव होगा, सिटीजन, ठीक है। ऐसा एक्टिव सिटीजन है वो जो कम से कम 3 दिन तक की मजदूरी के बराबर का कर चुकाता होगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन आता है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष, क्योंकि केवल पुरुषों को ये अधिकार था जो 25 वर्ष के थे और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी तक का कर चुकाते थे। इसके 3 पॉइंट्स याद रख लो, अगर कभी सक्रिय नागरिक की डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए 23rd क्वेश्चन, इसमें फ़ोटो भी बनी है एक, देखो मैंने आपके लिए फ़ोटो ढूंढ के लगाई है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए क्या होता है ये। 2 खंभों के बीच लटकती आरे वाली मशीन थी जिस पर सर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो, ये कोई लेटा हुआ है आदमी है ना, ये उसका सर है यहाँ पे, है ना, और ये ब्लेड है, एक आरे वाली मशीन बोल रहे हैं ना, ब्लेड है ये, ठीक है, टेढ़ी सी, ऐसे टेढ़ा ब्लेड होता है ये, ठीक है। और ये यहाँ से इन्होंने ये इसको पकड़ा हुआ है एक रोप को, है ना। तो क्या करेंगे वो, इसको खींच देंगे रोप को, ठीक है, नीचे की तरफ रोप को खींच दिया जाएगा और क्या हो जाएगा फिर,
ये जो ब्लेड है वो नीचे आ जाएगा सीधा, इस आदमी का जो सर है वो कट जाएगा। देख रहे हैं आप, ऐसे हो जाता है। तो ये एक मशीन थी जो जैकोबिन के एरा में, मतलब जैकोबिन के काल में 1793 से 94 के बीच में बहुत इस्तेमाल की गई थी रॉबेस्पियर के द्वारा, ठीक है। और इसको बोलते हैं गिलोटिन, ठीक है। इसके जो निर्माता रचयिता थे वो उनका नाम ही था गिलोटिन, इसलिए इस मशीन का नाम भी रखा गया गिलोटिन, ठीक है। जैकोबिन ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन इस मशीन को जैकोबिन नहीं बोलते। टाइल एक कर है तो ये भी गलत है, तो उत्तर है गिलोटिन। और इसको सबसे ज़्यादा आतंक के काल के समय इस्तेमाल किया गया था। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो लुई 16 था और उनकी जो बीवी थी मैरी एंटोनियत, उनको भी गिलोटिन के घाट उतार दिया गया था। मतलब उनकी भी जो सज़ा हुई थी, उनको गिलोटिन से उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यस, काफ़ी बारबेरिक तरीका है ये। आगे चलते हैं। तभी राजू और ये कौन, बाबू भैया हेलमेट पहन के गए तेरे बाबा। बच गया ना सर, हेलमेट पहनना चाहिए जब भी हम रोड पे हो रे बाबा, वाहन चलाते भाई। ओके 24th बस फिनिश होने वाला है जल्दी से। अपने ना थोड़े थोड़े हेरा फेरी वाले जोक सोच लो, नीचे कमेंट्स में लिख देना, ठीक है ना, मज़ा आएगा। वो भी देखूंगी और साथ में वीडियो के MCQs भी बताना, लर्न हुए या नहीं हुए, राइट। ओके डैश ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक किताब में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी थी, मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है, याद रखना है आपने ये। हम पहले रूसो की बात कर चुके हैं, रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी, लॉक की हम अभी बात करेंगे। तो ये नाम याद रखिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात की थी, वो थे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। कि विधायिका की पावर विधायिका की है, विधायिका मतलब जो कानून बनाता है, लॉ बनाने वाला, ठीक है। मैं एक मिनट यहाँ लिखती हूँ थोड़ा सा आपके लिए। विधायिका कौन है, कानून बनाने वाला। कार्यपालिका कौन है, जो काम करेगा, कानून को क्या करेगा, लागू करेगा, ठीक है। और लास्ट में न्यायपालिका, जो देखेगा कि कानून का उल्लंघन ना हो और न्याय करेगा, ठीक है। तो इन तीनों के काम अलग अलग हो गए ना। तो इसके बारे में किसने बात करी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज किताब में मॉन्टेस्क्यू ने, ऐसे याद रखना है आपने, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अब हम, देखो पता भी नहीं चला, फिनिश होने वाला है। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में डैश ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। मतलब इसके खिलाफ बोला था कि राजा की निरंकुश शक्तियाँ, अधिकार, दैवीय शक्तियाँ मतलब भगवान जैसी, देव मानुष थे, हैं, देवा रे देवा, कौन, बाबू भैया याद आ रहा मुझे बार बार। अरे देवा, ये ख़त्म होने वाला है या नहीं, कोई सोच रहा होगा बच्चा ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। तो 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट जो है, दिस बुक वॉज रिटन बाय जॉन लॉक, ओके। रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू हम पढ़ चुके हैं ना अभी इनकी बुक्स के नेम। तो 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी जॉन लॉक ने, ठीक है। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये दार्शनिकों के नाम है। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है ना फ्रांसीसी क्रांति के कारण, तो उसमें एक पॉइंट तो आपका यही बनता है कि दार्शनिकों का भी उसमें विचार जो थे, उन्होंने जो लोग हैं उनकी क्रांति करने में मदद करी, मतलब वो लोगों को जागरूक करने में मदद करी। देखो इनके क्या क्या इनके विचार हैं, देख रहे हो ना कि सरकार कैसी होनी चाहिए बता रहे हैं, राजा की पावर कम होनी चाहिए बता रहे हैं, है ना। तो इनके नाम आपको ऐसे याद हो जाएंगे अब, है ना, और साथ में इनकी बुक्स के नाम भी, ठीक है ना, बढ़िया है कि नहीं। सो दिस इज़ डन नाउ। मैंने 25 जो सबसे इम्पॉर्टेंट MCQs थे इस चैप्टर के आपके लिए निकाले हैं, ठीक है ना। आपको इसके अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं आप ले लेना, ठीक है, और अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना। इसी में से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस निकल जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, इस पूरी पिक्चर का ही 3 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है कि तीनों स्टेट बताओ कौन थे, उनके कौन कौन सदस्य थे, सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास थी, जन्म से विशेष अधिकार किसके पास थे, कर कौन चुकाता था, कितने सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए हैं, है ना। तो अगर हमें ये पूरी ड्राइंग ही फ्लो चार्ट ही लर्न हो जाता है, आपने इसको रजिस्टर में बना लो। अगर ये फ्लो चार्ट आप रजिस्टर में बना लोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है बेटा। सो नाउ आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं, ठीक है कि नहीं। 25 दिन में पैसा डबल होगा नहीं होगा बाबा, इतना पता है मुझे कि जितने भी दिन मोनिका मैम से पढ़ोगे, लर्न बड़ी जल्दी हो जाएगी तुम्हें हिस्ट्री,
ठीक है. सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन बाय बाय. सब्सक्राइब टू माई चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़. हम और ऐसी मैं मूवीज़ की डायलॉग्स और पता नहीं क्या क्या लेकर आऊँगी. यू डोंट इवन नो अभी. ओके, मैजिक, यू विल सी मैजिक हियर. ओके, बाय बाय.